हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी नाम से पता चला ये प्रेगनेंसी स्पेसिफिक ऐसी कंडीशन है जिसमें मदर की बीपी जो हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यानी मदर की बीपी एलिवेटेड देखने को मिलती है इस कंडीशन में, और मदर की बीपी एलिवेटेड देखने के साथ साथ एडिशनल फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो कंडीशन है उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। ये हम माइल्ड टू सीवियर की तरफ बढ़ेंगे, जनरल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ हम इसको डील करने वाले हैं इस कंडीशन को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कंडीशन होती है, ये हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर जो कंडीशन होती है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है मदर के लिए। और इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में इस कंडीशन को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं किसके बारे में, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के बारे में। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन बेसिकली क्या होता है, प्रेगनेंसी में होने वाला हाइपरटेंशन को हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, मैम फिर हमने इतने सारी कंडीशन में हाइपरटेंशन तो हो रहा है, मदर की बीपी एलिवेट तो हो रही है, तो क्यों हमने कैटेगराइज किया है, वो हम फर्दर जब डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों हमने इसको कैटेगरी में डिवाइड किया है। अभी हम देख रहे हैं कि जेस्टेशनल हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मदर का बीपी 20 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पे स्पेसिफिकली जो बीपी होगा मदर का वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, बट कोई मेजर यहाँ पे सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा मदर में। ठीक है, यानी स्पेसिफिक यहाँ पे बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। देन क्रॉनिक हाइपरटेंशन। क्रॉनिक हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो मदर की बीपी है बिफोर 20 वीक, आप कह सकते हैं जो जेस्टेशन है, बिफोर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन जो मदर की बीपी है वो यहाँ पे एलिवेट देखने को मिलेगी, या फिर ऐसी मदर जिसको पहले से कोई हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, तो उस कंडीशन में देखने को मिलेगा। यानी क्रॉनिक हाइपरटेंशन कैसी कंडीशन है, या तो मदर को पहले से कोई हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, अदरवाइज मदर की जो बीपी है वो कैसी हो रही है, 20 वीक ऑफ जेस्टेशन के पहले ही मदर की बीपी जो हो रही है वो एलिवेट हो जा रही है। ठीक है, देन हमारा आता है प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, 20 वीक से प्रायर मदर नॉर्मोटेंसिव होती है, कोई मेजर चेंजेस नहीं होता है, इवन बीपी में भी कोई चेंजेस नहीं होता है। आफ्टर 20 वीक क्या होती है, मदर की जब बीपी बढ़ी हुई देखने को मिलती है, प्रोटोन्यूरिया देखने को मिलता है और एडिमा देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन को हम प्री एक्लेम्शिया बोलते हैं। ठीक है, देखिए मैंने लिखा हुआ 20 वीक के बाद जब प्रोटीन यूरिया, एलिवेटेड बीपी और एडिमा देखने को मिलता है तो उसे हम प्री एक्लेम्शिया बोलते हैं। देन एक्लेम्शिया। एक्लेम्शिया में क्या होता है, जब प्री एक्लेम्शिया के साथ, प्री एक्लेम्शिया के जो हमारे फीचर्स हैं उसके साथ जब सीजर्स भी ऐड हो जाएं, कन्वर्जन्स भी ऐड हो जाएं मदर को, तो वो कंडीशन एक्लेम्शिया की कहलाती है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। ठीक है, देन एक क्वेश्चन आता है सुपर इम्पोज प्री एक्लेम्शिया क्या होता है। सुपर इम्पोज प्री एक्लेम्शिया जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली वन वर्ड में पूछा जाता है या एमसीक्यू में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो सुपर इम्पोज प्री एक्लेम्शिया बेसिकली क्या होता है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन जब प्री एक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो जाए तो उस कंडीशन को हम सुपर इम्पोज प्री एक्लेम्शिया बोलते हैं। अब क्रॉनिक हाइपरटेंशन याद कीजिए मैंने क्या बताया था, या तो 20 वीक से पहले हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर में मदर जा रही है, या फिर उसको कोई हिस्ट्री है, पहले से ही हाइपरटेंशन की कोई हिस्ट्री है और वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्री एक्लेम्शिया। यानी हाइपरटेंशन की हिस्ट्री के साथ ये 20 वीक प्रायर अगर मदर को हाइपरटेंशन हो रहा है और उसके साथ मदर को क्या हो रहा है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है, एडिमा हो रहा है, बीपी एलिवेट देखने को मिल रहा है, तो कंडीशन सुपर इम्पोज प्री एक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक आपको जितनी टर्मिनोलॉजीज है वो क्लियर हो गई होगी, और ये जब क्लियर हो जाएगी तो आगे आपको पूरी जो डिजीज की पिक्चर है वो आसानी से समझ में आने वाली है। ठीक है, तो अभी हम डील करने वाले हैं प्री एक्लेम्शिया से। ठीक है, प्री एक्लेम्शिया को हम टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। क्यों टॉक्सीमिया इन प्रेगनेंसी बोलते हैं, जब हम पैथोफिजियोलॉजी भी डील करने वाले हैं तो उससे आपको समझ में आने वाला है। देखिए, जैसे ही हाइपरटेंशन होगा मदर को, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन आएगा, जिसकी वजह से प्लेसेंटल जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा, इस्चीमिया होगा। इस्चीमिया की वजह से क्या होगा, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, एक टॉक्सिन का सिक्रेशन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, रिलीज करेंगे टॉक्सिन को, जो कि क्या करेगा,
टॉक्सीमिया क्रिएट करेगा मदर की बॉडी में। इस वजह से प्री एक्लेम्पसिया को टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, फीचर्स की बात करें कि इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं, तो जो बीपी होगी मदर की 140/90 mmHg की होगी, Hg तक एक्सटेंड होगी, और प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, और सम अमाउंट पे एडिमा में देखने को मिलेगा, यानी आप कह सकते हैं माइल्ड एडिमा यहाँ पे देखने को मिलेगा मदर को। ठीक है, यहाँ पे अगर मदर नॉर्मली अगर स्टैंडिंग पोजीशन में है और एडिमा देखने को मिल रहा है और बेड रेस्ट के बाद सबसाइड हो जा रहा है तो ये नॉर्मल कंडीशन है। बट अगर मदर को एडिमा है और 20 आवर रेस्ट के बाद भी एडिमा जो है वो प्रेजेंट है तो एबनॉर्मल कंडीशन है। यानी किसी मदर को एडिमा है, जिससे क्या होता है मदर स्टैंडिंग पोजीशन में रहती है या सिटिंग पोजीशन रहती है, तो उसमें क्या होता है लेग में एडिमा स्वेलिंग नहीं, एडिमा की कंडीशन आ जाती है, और मदर जब लाइन डाउन पोजीशन में हो जाती है, लेटरल पोजीशन में हो जाती है, तो एडिमा धीरे धीरे सबसाइड होने लगता है। लेकिन जब वो जब सबसाइड हो जाता है तो नॉर्मल कंडीशन। लेकिन अगर सबसाइड नहीं होता है, अगर मदर को एडिमा है और उसने 12 आवर का बेड रेस्ट भी लिया, उसके बाद भी एडिमा सबसाइड नहीं हो रहा है, तो वो कैसी कंडीशन है, एबनॉर्मल कंडीशन है। या फिर अगर रैंडम हम कभी भी फेस को हम एग्जामिन कर रहे हैं और रैंडमली हमको कभी भी फेशियल एडिमा देखने को मिल रहा है, तो वो भी एबनॉर्मल कंडीशन देखने को या फिर एबनॉर्मल कंडीशन में कैटेगराइज होते हैं। यानी एडिमा यहाँ पे माइल्ड एडिमा तो देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्मल होता है, माइल्ड एडिमा देखने को मिलेगा, लेकिन एडिमा रिजॉल्व नहीं हो रहा है रेस्ट करने के बाद, या फिर फेशियल एडिमा हमको रैंडमली कभी भी देखने को मिल रहा है, तो वो कंडीशन एबनॉर्मल होती है। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं प्रिडिक्शन। कैसे हम प्रिडिक्ट करेंगे मदर को कि मदर में जो है प्री एक्लेम्पसिया हो सकता है, प्रिडिक्शन। ठीक है, कैसे हम प्रिडिक्ट करेंगे, तो सबसे पहले है एक तो रिंग फिंगर टेस्ट। ठीक है, रिंग फिंगर टेस्ट जैसे मैंने देखिए, आज वैसे मैंने रिंग भी पहन रखी है, तो रिंग फिंगर टेस्ट, अभी ये मेरी जो फिंगर में है रिंग बिल्कुल फिटेड आ रही है, लेकिन ऐसी मदर जिनमें जो एडिमा होता है उसमें क्या होगा, अभी ये मेरी साइज की रिंग है, अगर इस हाथ में एडिमा हो जाए तो क्या इसमें फिट होगी, नहीं होगी, तो उसको हम रिंग फिंगर पॉजिटिव टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी जो नॉर्मल रिंग होती है मदर की, जो ऑर्नामेंट होता है रिंग, वो अगर मदर को फिट नहीं हो रहा है, टाइट हो रहा है, तो उसे रिंग फिंगर पॉजिटिव टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, देन अगर मदर वेट गेन कर रही है, 3rd ट्राइमेस्टर या 2nd हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में वेट गेन कर रही है, किस रेट से वेट गेन कर रही है, 0.5 kg पर वीक के हिसाब से, या फिर 2 kg मोर देन 2 kg पर मंथ में अगर वो वेट गेन कर रही है, तो भी पॉजिटिव है। क्यों, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन की वजह, रिटेंशन की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, वेट गेन हो रहा है। ठीक है, या फिर कोल्ड कंप्रेशन टेस्ट हम करते हैं, एक प्रेडिक्शन और है कोल्ड कंप्रेशन टेस्ट, जिसमें क्या होगा, फोरहेड पे आइस कंप्रेशन करते हैं, आइस पैक को अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से जो बीपी है 5 से 10 mmHg में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जो उसका नॉर्मल बीपी आएगा उससे 5 से 10 जो होगा उसमें फ्लैक्चुएशन, जो रेशियो है उसमें फ्लैक्चुएशन देखने को मिलेगा, जो कि प्रिडिक्शन होता है प्री एक्लेम्पसिया का। यानी मदर है, मदर के फोरहेड पे हम क्या करें, आइस जो पैक होता है उसको अप्लाई कर रहे हैं, और आइस पैक अप्लाई करने के बाद मदर का बीपी एलिवेटेड देखने को मिल रहा है। कितना एलिवेटेड देखने को मिल रहा है, 5 से 10 mmHg, इतना पॉइंट जो रेशियो है उतना एलिवेटेड देखने को मिल रहा है, तो हम उसे पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, देन रोल ओवर टेस्ट। रोल ओवर टेस्ट में क्या होगा, इसमें बीपी चेक करेंगे, पहले सुपाइन पोजीशन में, फिर लेटरल पोजीशन में, अगर वेरिएशन देखने को आ रहा है तो ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, देन प्रोटीन यूरिया जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस होती है, हम इसको यूरिन टेस्ट से वो एग्जामिन करते हैं, या फिर हम पता कर सकते हैं किस ग्रेड का प्रोटीन यूरिया हो रहा है। तो प्रोटीन यूरिया में यहाँ पे मैंने आपको चार्ट हुआ है, 0.1 mg है, तो ये ट्रेस अमाउंट होता है जो कि एक्सेप्टेबल होता है प्रेगनेंसी में, और माइल्ड प्री एक्लेम्पसिया में +1 +2 देखने को मिलता है। ये आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम सीवियर प्री एक्लेम्पसिया और माइल्ड प्री एक्लेम्पसिया पढ़ेंगे तो आपको ये चार्ट हेल्प करने वाला है वहां पे, और 3 और 4 हमें सीवियर प्री एक्लेम्पसिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, मॉडरेट प्री एक्लेम्पसिया जैसी कोई कंडीशन नहीं होती है, या तो माइल्ड होगा या तो सीवियर होगा। ठीक है, तो सीवियर में माइल्ड में हमें 2 और 3 देखने को मिलेगा, मॉडरेट में 3 और 4 देखने को मिलेगा। ठीक है, सॉरी, माइल्ड में हमें 1, 2 देखने को मिलेगा, और सीवियर में 3 और 4 देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्लिनिकल टाइप जो हमारी प्री एक्लेम्पसिया की है वो माइल्ड है और सीवियर है।
ठीक। माइल्ड में हमें जो अब इसके जो फीचर्स हैं, माइल्ड में फीचर्स जो बीपी होगी 140/90 mm ऑफ एचजी से बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, लेकिन 160-110 से कम के रेंज में रहेगी, यानी इन दोनों के बीच में ही रहेगी बीपी। बढ़ी हुई तो रहेगी लेकिन एक रेंज में बीपी रहेगी, और यहाँ पे कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, मतलब एडिशनल कोई चेंजेस ऐसे एज तक देखने को नहीं मिलेगा मदर में, ठीक है। जबकि सीवियर कंडीशन में 160 से 110 mm ऑफ एचजी से बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, और यहाँ पे जो ऑर्गन्स है वो यहाँ पे मल्टीपल ऑर्गन यहाँ पे अफेक्टेड देखने को मिलेंगे, बहुत सारे यहाँ ऑर्गन जो होंगे अफेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। कैसे होंगे अभी हम डिस्कस करेंगे। एक बार पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस कर लें, उसके बाद हम बाकी सारे जो फीचर्स हैं उसको भी डिस्कस आप करेंगे, वो पैथोफिजियोलॉजी पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आने वाली है। तो सबसे पहले हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं। मैंने आपको फ्री रेडिकल तक की स्टोरी समझा चुकी हूँ मैं आपको कि फ्री रेडिकल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, टॉक्सिन रिलीज कर रहे हैं, ये मैंने आपको बताया था। अब ये टॉक्सिन और ज्यादा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे, वेसल्स का और ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे, जिसकी वजह से और हाइपरटेंशन होगा, हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा, और हाइपरटेंशन बढ़ने की वजह से मल्टीपल ऑर्गन इफेक्ट होंगे। मल्टीपल ऑर्गन कहाँ इफेक्ट हो रहे थे, सीवियर प्री-एक्लेम्पसिया में इफेक्ट हो रहे थे, ठीक है। तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर यहाँ अफेक्टेड किसमें देखने को मिले, कौन कौन से ऑर्गन यहाँ अफेक्टेड रहेंगे, किडनी होगा, लिवर होगा, ब्रेन होगा, और एंडोथीलियल वेसल्स जो होंगी, एंडोथीलियल जो हमारी लेयर होती है वो होंगी, ठीक है। तो किडनी में हमें जो देखेंगे, यानी रीनल में हमें क्या देखने को मिलेगा, रीनल एबनॉर्मलिटी क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पे जो केएफटी होगा वो एबनॉर्मल होगा। यहाँ क्यों एबनॉर्मल होगा, रीनल ब्लड फ्लो कम होगा तो ओलिगोयूरिया होगा, ओलिगोयूरिया भी देखने को मिलेगा यहाँ पे, और मेटाबॉलिक वेस्ट जो होगा एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। और मेटाबॉलिक वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाएगा तो उसकी वजह से एडिशनल और प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे मदर में, ठीक है। और यहाँ पे बायोकेमिकल मार्कर जो होता है वो क्या होता है, सीरम यूरिक एसिड। अगर हम प्री एक्लेम्पसिया का बायोकेमिकल मार्कर अगर पूछते हैं तो सीरम यूरिक एसिड बायोकेमिकल मार्कर होता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी केएफटी होगी वो भी एबनॉर्मल देखने को मिलेगी। देन लिवर में हमें जो एलएफटी है वो एबनॉर्मल देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो रहा है, टॉक्सिन का जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियसली, वैसे टॉक्सिन एक्यूमुलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से एसजीओटी एसजीपीटी इंक्रीज होगा और हीमोलाइसिस होगा। हीमोलाइसिस याद रखिएगा, क्योंकि आगे जब हम फीचर पढ़ने वाले हैं सीवियर प्री एक्लेम्पसिया में तो वहां पे आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। देन ब्रेन में क्या होगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, सेरेब्रल इरिटेशन होगा, जिसकी वजह से सीजर आएगा, डीप टेंडन रिफ्लेक्स यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, +4 देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक। एंडोथीलियल इंजरी होगी, अगर एंडोथीलियल में इंजरी होगी तो ग्लोमेरुलर इंजरी हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रोटीन का मैक्सिमम एक्सक्रीशन होने लगेगा इंजरी की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वेसल्स में एल्ब्यूमिन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। क्यों, एल्ब्यूमिन क्या करता है, वाटर को, वेसल्स में वाटर को होल्ड करने का काम करता है। अब एल्ब्यूमिन ही चला गया जो होल्ड कर रहा था, तो वाटर किधर की तरफ मूव करेगा, जो थर्ड स्पेस होती है, जो इंटरस्टिशियल स्पेस होती है, उधर की तरफ मूव करेगा, और ये एडिमा की कंडीशन कहलाएगी, ठीक है। पर याद रखिएगा, रिमेम्बर कि प्री एक्लेम्पसिया में कभी भी हीमोडाइल्यूशन नहीं होता है, हीमो कॉन्सेंट्रेशन होता है। वाई, क्योंकि जो ब्लड है, ब्लड से जो जितना फ्लूइड है वो किधर शिफ्ट हो रहा है भाई, सेल्स में शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रेस्ट जो बचा है वहां पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ जाएगा, जितने भी हमारे कंपोनेंट है ब्लड के वो बढ़ जाएंगे। बढ़ेंगे कंपैरेटिवली कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि वहां से प्लाज्मा जो फ्लूइड है हमारा वो किधर मूव हो रहा है, जो फ्लूइड है वो किधर मूव हो रहा है, हमारा थर्ड स्पेस में मूव हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो रिलेटिवली क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हीमो कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से हीमो कॉन्सेंट्रेशन होगा, फ्लूइड मूव कर रहा है किधर। अगर एक एक वेसल में हम क्या करते हैं, एक वेसल में हमने ले लिया शुगर, 2 टेबलस्पून हमने शुगर लिया है, और यहाँ पे हमने वाटर में डाइल्यूट किया है, ठीक है। वाटर और जो हमने शुगर लिया है उसको अच्छे से डाइल्यूट किया है। लेकिन अब हम क्या करें, वाटर को हमने ज्यादा लिया है, मान लीजिए 1 ग्लास हमने वाटर लिया है और 2 टेबलस्पून हमने शुगर लिया है, तो यहाँ पे वाटर ज्यादा है, रिलेटिवली वाटर ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वाटर को निकाल देंगे, 2 स्पून हमने शुगर लिया है और हम 1 टेबल स्पून इसमें वाटर डालें, तो रिलेटिवली शुगर उतना ही है,
क्योंकि पानी कम है यहाँ पे, इसलिए शुगर जो है उसका जो लेवल है वो इंक्रीज है। उसी तरीके से यहाँ पे ब्लड के कंपोनेंट उतने ही हैं, लेकिन फ्लूइड यहाँ से मूव आउट हो चुका है हमारी थर्ड स्पेस में, इस वजह से यहाँ पे हीमो कॉन्सेंट्रेशन जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, पूरी प्रेगनेंसी हीमोडाइलेशन की कंडीशन होती है, बट प्री एक्लेम्पशिया में हीमो कॉन्सेंट्रेशन की कंडीशन होती है, रिमेम्बर। देन डीप टेंडन रिफ्लेक्स एक बार देख लीजिए आप इस चार्ट को, और इसके बाद हम फीचर्स देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए मैंने पूरा चार्ट बताया हुआ है कि कौन कौन सी ग्रेडिंग होती है, मैंने ग्रेड बताया हुआ है। ठीक है, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं किस पे, यस, फीचर्स पे आ जाते हैं। फीचर्स में हम माइल्ड के बारे में पढ़ेंगे, देन हम सीवियर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, माइल्ड प्री एक्लेम्पशिया में देखिए मैंने बीपी के बारे में ऑलरेडी बताया, कितना बीपी होता है मैंने बताया, रेंज भी बता दिया आपको। ठीक है, प्रोटीन यूरिया कितना होगा, +1 +2 होगा। ठीक, पहले मैंने बताया प्रोटीन यूरिया कितना होगा। पल्मोनरी एडिमा यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। मेंटली अलर्ट यहाँ फीमेल रहेगी, और प्लेसेंटल परफ्यूजन यहाँ पे नॉर्मल रहेगा। केएफटी भी नॉर्मल रहेगी। हेल्प सिंड्रोम यहाँ पे नहीं होगा, हेल्प सिंड्रोम मैं अभी आपको बताऊंगी जब सीवियर डिस्कस करूंगी। देन यूरिक एसिड यहाँ पे नॉर्मल रहेगा। आईयूजीआर नहीं होगा, हेडेक नहीं होगा, ब्लड विजन नहीं होगा, रिफ्लेक्स +2 होगा। आपको जब मैंने अभी डीप टेंडन रिफ्लेक्स दिखाया तो उसमें आपने रिफ्लेक्सेस देखे होंगे, +2 होगा। देन यूरिन आउटपुट भी नॉर्मल होगा, और एपिगेस्ट्रिक पेन नहीं होगा मदर को। ये हो गए हमारे प्री एक्लेम्पशिया के फीचर्स। अब आते हैं एक्लेम्पशिया के, एक्लेम्पशिया जो सीवियर प्री एक्लेम्पशिया के बारे में। सीवियर प्री एक्लेम्पशिया में क्या होगा, बीपी रेज्ड होगा किससे, 160-110 से बढ़ावा देखने को मिलेगा। प्रोटीन यूरिया +3 +4 देखने को मिलेगा। पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, नॉट कंपलसरी, हो सकता है यहाँ पे। मेंटली समटाइम अलर्ट रहेगी और समटाइम कंफ्यूज भी रहेगी यहाँ पे मदर। प्लेसेंटल परफ्यूजन जो होगा वो कम रहेगा। केएफटी हमें एबनॉर्मल देखने को मिलेगी। हेल्प यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। हेल्प इज H स्टैंड फॉर हीमोडाइल्यूशन, EL स्टैंड फॉर एलिवेटेड लिवर एंजाइम जिसमें SGOT SGPT आता है, LP स्टैंड फॉर लो प्लेटलेट काउंट। ठीक है, जिसकी वजह से इकाइमोसिस वगैरह देखने को मिलेगा मदर में। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। आईयूजीआर होगा यहाँ पे। हेडेक यहाँ पे देखने को मिलेगा। विजुअल डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलेगा। एपिगैस्ट्रिक पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, रिफ्लेक्सेस +4, डीप टेंडन रिफ्लेक्स +4 देखने को मिलेगा। और यहाँ पे यूरिन आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, 500 ml पर डे में 500 ml जो पर जो डे होता है उससे रिड्यूस देखने को मिलेगा, यानी एक दिन में 500 ml से कम देखने को मिलेगा यहाँ पे यूरिन आउटपुट। ये जो मैंने आपको फीचर बताया, मैंने जो रेड से टिक किया हुआ है, वो अलार्मिंग फीचर होते हैं प्री एक्लेम्पशिया के। अलार्मिंग फीचर का मतलब क्या होता है कि अगर ऐसे फीचर्स आ रहे हैं मदर में, अगर ये फीचर्स आ रहे हैं तो प्री एक्लेम्पशिया से मदर सीवियर प्री एक्लेम्पशिया में कन्वर्ट हो रही है। एक्लेम्पशिया में कन्वर्ट होगी तो सीजर की कंडीशन आएगी। रिमेम्बर कि एक्लेम्पशिया में सीजर होता है मदर को। सारे फीचर्स प्री एक्लेम्पशिया को होते हैं, बट उसमें सीजर एड ऑन हो जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर ये सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं मदर में, यानी मदर प्री एक्लेम्पशिया में जा रही है, या फिर आप कहिए जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है ना, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में अगर ये सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, यानी मदर प्री एक्लेम्पशिया में जा रही है, या सीवियर प्री एक्लेम्पशिया में आप कह सकते हैं जा रही है मदर। ठीक है, ये हो गया हमारे फीचर्स। हमने आज देखा कि किस तरीके से हमने कैटेगराइज किया है डिफरेंट जो हमारे जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है उसको कैटेगराइज किया है। पैथोफिजियोलॉजी कैसे होती है, किस तरीके से हाइपरटेंशन अकर होता है मदर की बॉडी में, ये सारी चीजें हमने देख ली। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका मैनेजमेंट और एडिशनल जो मैनेजमेंट होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और एक नई डिजीज के साथ मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी।